अरे जरा संभल के चलो। एक ही फ्लो में करोड़ों लीटर मैग्मा धरती की सतह से टकराकर हवा में हजारों मील तक ऊपर उछलता है। टेक्टोनिक प्लेट में पड़ी दरारें जमीन को हिला देती हैं और हवा में धमाके जैसी आवाज गूंज उठती है। जमीन की गहराइयों में दबी आग, गैसेस और लावा इसकी परतों को चीरते हुए बाहर निकल जाते हैं। अभी अभी हमारे ग्रह पर एक बड़ी तबाही हुई है और किसी ने इसे नोटिस भी नहीं किया। जरा सोचें कि आप कहीं साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में एक लग्जरी याट पर एंजॉय कर रहे हैं, कॉकटेल और सन बाथिंग के मजे ले रहे हैं। इसी समय आपके ठीक नीचे अब तक का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट होता है, लेकिन आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। आपका ग्लास भी नहीं गिरता। हाँ, आपको समुद्र की गहराइयों से आती अजीब सी आवाजें जरूर सुनाई दे रही हैं। पानी पर झाग बन रहे हैं और छोटे छोटे पत्थर जैसे तैरते दिख रहे हैं, लेकिन आप इसे इतना सीरियसली नहीं लेते। सोचें कि क्या हो अगर हमने भी 2012 में ऐसा ही कोई ज्वालामुखी विस्फोट मिस कर दिया हो, तो साइंटिस्ट को इसकी जानकारी इतने सालों बाद ही क्यों मिली? इसका जवाब बेहद सीधा सा है, पानी की वजह से। कोई साधारण सा ज्वालामुखी विस्फोट भी बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। धरती के नीचे दहकती तरल मेटल और चट्टानों में दुनिया भर के केमिकल्स भरे हुए हैं। केमिकल्स के इसी सूप को मैग्मा कहा जाता है और ये हमारी दुनिया की ऊपरी सतहों के अंदर लगातार उबल रहा है। ये गर्म पदार्थ जमीन की परतों से हल्का होता है और इसलिए ये हमेशा ऊपर उठता है। लेकिन शुक्र है कि हमारे ग्रह की सतह काफी मजबूत है और मैग्मा को बाहर नहीं आने देती। लेकिन कभी कभी ये मैग्मा बाहर भी आ जाता है। धरती की सबसे ऊपरी सतह के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराकर अलग हो जाती हैं, बिल्कुल किसी बड़ी सी मूविंग मोज़ेक पजल की तरह। इसके पार्ट्स भी टेक्टोनिक प्लेट्स की तरह ही होते हैं। जैसे ही इस पजल का कोई छोटा टुकड़ा निकलता है, मैग्मा तुरंत ऊपर आ जाता है। मैग्मा के रिसाव वाली जगहों को ही ज्वालामुखी कहा जाता है और जब ये फटते हैं तो ये गर्म हो जाता है और जब लावा इस सुराख से बाहर निकलता है तो आसपास की पूरी हरियाली को नष्ट कर देता है। साथ ही बहुत सारा काला धुआं भी निकलता है और भूकंप भी आता है। अगर किसी ज्वालामुखी से मैग्मा बहुत ज्यादा निकलता है तो ये बाद में आग बनकर धरती पर बरसता है। इसके बाद की सबसे बुरी चीज वो राख है जो अच्छे बारबेक्यू के बाद ग्रिल में बच जाती है। ज्वालामुखी की राख के हार्मफुल सॉलिड पार्टिकल्स जीवों और लोगों के लिए ठीक नहीं होते, क्योंकि ये जलती हुई लकड़ी नहीं बल्कि कई तरह के केमिकल एलिमेंट्स होते हैं। ज्वालामुखी की राख तेज, घनी और सख्त होती है। ये सूरज की रोशनी को रोक देती है और पौधों पर गिरकर उन्हें खत्म कर देती है। ये हमारे फेफड़ों में जम सकती है। अगर आप किसी ज्वालामुखी विस्फोट के पास जाते हैं तो आपके पास फायर प्रूफ सूट, ऑक्सीजन टैंक, गैस मास्क और अंडरग्राउंड शेल्टर होना जरूरी है, तभी आप बच सकते हैं। पर इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। वहीं अगर विस्फोट पानी के अंदर हो तो चिंता की कोई बात नहीं होती। हाँ, बस अगर आप वो मरीन बायोलॉजिस्ट न हो जो विस्फोट के आसपास कोरल रीफ पर स्टडी कर रहा था, या फिर छोटी नाव लेकर एक सीमा से आगे न पहुंच गए हो, ऐसे में आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। जब पानी के नीचे ज्वालामुखी फटता है तो बड़े एरिया में भूकंप आता है और आसपास का पानी उबलने लगता है। समुद्र तहस नहस हो जाता है, लेकिन ऊपर कोई हलचल नहीं होती। लाखों गैलन पानी का भारी दबाव ज्वालामुखी की विनाशकारी शक्ति को दबा देता है। धरती की सतह से निकलने वाली पिघली हुई चट्टानें समुद्र की गहराइयों में दब जाती हैं। हाँ बिल्कुल, तैरती हुई छोटी सी नाव को पानी की लहर फेंक सकती है और ऐसे में ये ठोस लावा से टकरा जाएगी। शुक्र है आज तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। हाँ, पर यह आसानी से हकीकत में बदल सकती है, क्योंकि पानी के अंदर अक्सर विस्फोट होते रहते हैं। करीब 70% से भी ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट पानी के अंदर ही होते हैं और इन्हें कोई नोटिस नहीं कर पाता। ऐसे ज्वालामुखी फटने के बाद ज्यादातर तुरंत दब जाते हैं और फिर दोबारा नहीं फटते। लेकिन 2012 में भी एक बड़ा विस्फोट हुआ और साइंटिस्ट इसे अनदेखा नहीं कर सके।
एक बार साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में वैन के साइज के पत्थरों के टुकड़े तैरने शुरू हो गए थे। इन पत्थरों ने करीब 154 स्क्वायर मील यानी करीब 400 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर कर लिया था। इनमें हजारों पत्थर थे और इन्होंने एक छोटे से तैरते हुए आइलैंड का रूप ले लिया था। ज्वालामुखी के ये पत्थर समुद्र में न्यूजीलैंड से दोगुने बड़े एरिया में बिखरे हुए थे। साइंटिस्ट ने डीप सी सोनार डिवाइस से इस विस्फोट में हुई तबाही की जांच की। उन्होंने काफी लंबे समय तक 4000 फीट की गहराई में समुद्र तल की स्टडी की और ऐसे 14 क्रेटर यानी गड्ढे देखे जिनमें से विस्फोट के समय मैग्मा निकला था। समुद्र तल लावा के बहाव और कई टन राख से ढक चुका था। रिसर्चर्स ने पाया कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाले मटेरियल में से 1/3 से भी ज्यादा पानी की ऊपरी सतह पर आकर फैल गया था, बाकी नीचे ही रह गया। इससे उस एरिया के सभी जीव खत्म हो गए। शायद ये विस्फोट दर्ज किए गए सबसे बड़े विस्फोटों में से एक था। लेकिन 2019 में रिसर्चर्स ने कुछ और अहम जानकारियां जुटाई। पानी के भीतर हुए इस ज्वालामुखी विस्फोट की ऊंचाई आईफिल टावर से भी 3 गुना ज्यादा थी। साइंटिस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें पिछले ज्वालामुखी से भी 30 से 1000 गुना तक ज्यादा पिघली हुई चट्टानें निकली। इस ज्वालामुखी के भीतर दुनिया में सबसे ज्यादा मैग्मा इकट्ठा था। इसके बाद इतनी तेज भूकंप आया कि उसने समुद्री दुनिया ही तहस नहस कर दी। शुक्र है इसका असर ज्यादा समय तक नहीं रहा। किसी भी विस्फोट के बाद दोबारा जीवन की शुरुआत होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिनिक्स राख से निकलता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ज्वालामुखी के चारों ओर फैली राख और लावा में कई मिनरल एलिमेंट्स होते हैं। इनसे मिट्टी को पोषण मिलता है और जमीन और पानी में छोटे छोटे जीवों को पनपने में मदद मिलती है। यही वजह है कि ज्वालामुखियों के आसपास ज्यादातर पेड़ पौधे और हरियाली देखने को मिलती है। पानी के अंदर के ज्वालामुखी से आइलैंड्स बन सकते हैं। ये एक लंबी प्रोसेस है जो पानी की सतह के ऊपर एक बड़े से जमीन के टुकड़े के रूप में खत्म होती है और इसे समझने के लिए हमें लाखों साल पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। पानी के भीतर ज्वालामुखी दिख रहा है। यहाँ समुद्री डायनासोर, बड़ी बड़ी शार्क और पुरानी मछलियां तैर रही हैं। अब समुद्र तल में कंपन शुरू होता है। ज्वालामुखी से कई टन मैग्मा और राख निकलने लगती है। पानी का दबाव इन सभी को तुरंत नीचे धकेल देता है। विस्फोट काफी समय तक ऐसे ही चलता है और इसमें निकला मैग्मा समुद्र के निचले तल में जमा हो जाता है। कई हजारों साल बाद फिर से एक नया विस्फोट शुरू होता है। फिर से नया मैग्मा पुराने के ऊपर जम जाता है और इससे एक नई परत बनती है। इसके कई लाखों साल बाद तक ज्वालामुखी परत दर परत बढ़ता है। लगातार विस्फोटों की वजह से परतें बनती रहती हैं। बेशक समय के साथ कुछ ज्वालामुखी दब जाते हैं, लेकिन इसमें विस्फोट होते रहते हैं और फिर एक दिन ज्वालामुखी की चट्टानें सतह पर पहुंच जाती हैं और एक आइलैंड उभर कर सामने आता है। फिर कई सालों बाद जब ज्वालामुखी हमेशा के लिए दब जाता है तो आइलैंड पर घास फूस और पेड़ पौधों के रूप में जीवन पनपता है। वही एरिया जो कभी बर्बाद हो गया था, उस पर अब जीवन पनप रहा है। ज्वालामुखी आइलैंड का इकोसिस्टम काफी अलग होता है क्योंकि वे बाकी सभी महाद्वीपों से अलग तरह से बने हैं। ऐसे आइलैंड्स को देखकर ही साइंटिस्ट को ये समझने में मदद मिलती है कि धरती पर जीवन का विकास कैसे हुआ। धरती के इन टुकड़ों पर पक्षियों, जानवरों और कीड़ों की नई प्रजातियां रह सकती हैं। दुनिया भर में सैकड़ों आइलैंड्स पानी के भीतर हुए ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण ही बने हैं। ऐसे ही आइलैंड्स हवाई, इंडोनेशिया और आइसलैंड में देखने को मिल सकते हैं। इनमें से कई पर तो लोगों ने गांव और कस्बे बना लिए हैं और वहां रहना भी शुरू कर दिया। ऐसा भी कई बार हुआ है जब एक ज्वालामुखी फटा, उस वक्त वहां लोग रहा करते थे। ऐसा टोक्यो के साउथ में ओगाशिमा के छोटे से आइलैंड पर हुआ था। लोगों ने एक एक्टिव ज्वालामुखी के गड्ढे में एक सुंदर शहर बसाया। मई 1785 में वहां एक तेज विस्फोट हुआ। ऐसा होने की किसी को उम्मीद नहीं थी। एक साथ हजारों पक्षी आइलैंड छोड़कर आसमान में मंडराने लगे और वहां से दूर उड़ गए। इसके बाद जमीन हिलने लगी। हवा में एक भारी सी धीमी आवाज गूंजने लगी। हरे भरे ज्वालामुखी की चोटी पर घना धुआं दिखाई देने लगा और फिर इस गड्ढे से आसमान में धूल, बड़े पत्थर और जलते हुए टुकड़े निकलने शुरू हो गए। ये तबाही कई हफ्तों तक चलती रही।
लोग किसी तरह बचकर निकल गए। फिर आखिरकार ज्वालामुखी शांत हो गया। इसके बाद रिकवरी की लंबी प्रोसेस शुरू हुई। लोगों ने दोबारा सड़कों और बुनियादी ढांचे को बनाया। इस घटना को 200 से भी ज्यादा साल बीत चुके हैं। इस दौरान ज्वालामुखी दोबारा कभी नहीं फटा। विस्फोट के जोखिम के बावजूद लोग वहां रह रहे हैं। यहाँ आबादी भी लगातार बढ़ रही है। दूसरे शहरों और देशों से भी बहुत से लोग यहाँ रहने आते हैं। लोगों के इसकी तरफ अट्रैक्शन का कारण है इस जगह की खूबसूरती। कोई भी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ थर्मल स्प्रिंग्स हैं, जहाँ आप नहाने का लुत्फ उठा सकते हैं। खूबसूरत पेड़ पौधे और घने जंगल हैं और जानवर रहते हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और यहाँ के फलों और सब्जियों का स्वाद बहुत अच्छा होता है। तट के पास पानी में बहुत सारी मछलियाँ हैं। आप हर दिन ऐसे नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। साइस्मोलॉजिकल सर्विसेज लगातार सिचुएशन पर नजर रखती हैं और ज्वालामुखी एक्टिविटी का ध्यान रखती हैं, क्योंकि विस्फोट का खतरा कभी भी हो सकता है।